Dear students, welcome to week 13 lecture number 25 and 26। आज के इस लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम पिछले लेसन की रिवीजन करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था। उसके बाद हमारा बाज़ाब्ता तौर पे आज का लेक्चर इस वीक का लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पार्शल व्यूज़ क्या होते हैं, पार्शल व्यूज़ की अफादियत क्या है और पार्शल व्यूज़ को प्रैक्टिकली ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जो ही हमारा पार्शल व्यूज़ का टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो वेब डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसका समझना और जानना एक वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करते हुए एक हैकर डेटा को हैक कर सकता है या फिर आपके डेटाबेस को नुकसान पहुंचा सकता है। सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू एक हैकर या मलिशियस यूज़र आपके डेटा या वेब सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को जिस हद तक हम इस लेक्चर के स्कोप में डिस्कस कर सके ज़रूर डिस्कस करेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, हम कैसे एक मलिशियस यूज़र या हैकर को रोक सकते हैं कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन ना कर सके। ऑफ कोर्स हम एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रिवेंशन की सारी टेक्निक्स को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसी टेक्निक्स तो ज़रूर डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। उसके बाद हम एक बहुत ही अहम टॉपिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को डिस्कस करेंगे। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होती है, इससे क्या क्या नुकसानात पहुंचाए जा सकते हैं और अगर इसको प्रिवेंट करना हो तो कौन कौन सी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेकर आप इसको रोक सकते हैं। और इसी टॉपिक पे हमारा लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये सीखा था कि डेटाबेस में इमेज कैसे स्टोर किया जाता है, बेस 64 स्ट्रिंग क्या होती है और डेटाबेस में स्टोर कराते हुए बेस 64 स्ट्रिंग का सहारा हमें क्यों लेना पड़ता है। उसके बाद इमेज को रिट्रीव कराते हुए हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था डेटा URLs का, और इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने बेस 64 के स्ट्रिंग को इमेज का सोर्स बनाया था। अब डेटा को स्टोर कराते हुए फ्रंट एंड से आपने इनपुट की एक नई टाइप एक्सप्लोर की थी, फाइल, इनपुट टाइप फाइल, और फॉर्म को सबमिट कराते हुए एनकोडिंग टाइप्स की डिस्कशन की थी हमने, जिसमें हमने मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा की टेक्निक को यूज करते हुए इमेज डेटा को सर्वर साइड पे पोस्ट किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि हर सिनेरियो में डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराना आइडियल नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें
डेटाबेस में इमेज को स्टोर कराना नुकसानदेह होता है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंडविड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस मसले के हल के लिए हमने इमेज को सर्वर के फाइल सिस्टम पे स्टोर कराने का तरीकाकार सीखा था। सर्वर साइट पे फाइल सिस्टम में इमेज को स्टोर कराते हुए हमने एक शॉर्ट डिस्कशन की थी एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ की, और हमने ये सीखा था कि इमेज को सर्वर फाइल सिस्टम से कैसे रिट्रीव करके फ्रंट एंड पे शो कराते हैं, जिसमें आप लोगों ने URL कंटेंट्स के HTML हेल्पर को भी एक्सप्लोर किया था। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा पिछला लेक्चर कंक्लूड हो गया था। आए हम अब बाज़ाब्ता तौर पे इस वीक के लेक्चर का आगाज करते हैं पार्शियल व्यूज के कॉन्सेप्ट से। पार्शियल व्यू ASP.NET MVC में एक ख़ास किस्म का व्यू होता है जो कंटेंट्स का एक पोर्शन रेंडर करता है, यानी सारे पेज को रेंडर नहीं करता बल्कि पेज के एक ख़ास पोर्शन को रेंडर करने के लिए आप पार्शियल व्यूज को यूज़ कर सकते हैं। यानी दरअसल ये रेजर की मार्कअप फाइल होती है, CSHTML C#HTML की फाइल होती है। जिस तरह आप पहले से ऑलरेडी व्यूज बनाते आ रहे हैं वैसा ही एक व्यू होता है, और इस व्यू की आउटपुट हम किसी और पेज में किसी और व्यू में शामिल कर लेते हैं और वहां पर इसकी आउटपुट रेंडर हो जाती है। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि एक बड़े पेज को आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या हो सकता है? जब आपने एक कंपोनेंट बना लिया, एक पार्शियल व्यू डेवलप कर लिया, तो आप उसको मुख्तलिफ मार्कअप फाइल्स में, मुख्तलिफ व्यूज फाइल में जहाँ पे सेम कोड यूज हो रहा है वहां पर इसको कॉल कर सकते हैं और डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह कोड की डुप्लीकेशन कम हो जाएगी। अगर कल कला कोई चेंज आई तो आप सिर्फ पार्शियल व्यू में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली जिन व्यूज में ये पार्शियल व्यू यूज हो रहा होगा वहां पर चेंज आ जाएगी और कोड की मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। यानी ये रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। आए अब हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली ASP.NET में इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये इंडेक्स का एक पेज है, इसमें कुछ कंटेंट्स मौजूद हैं, एक डिव इसमें मौजूद है और एक पैराग्राफ है। हम इस फाइल को अगर ब्रेक करना चाहें तो हम इसके लिए एक अलहदा से पार्शियल व्यू बनाना चाहेंगे इस टेबल के लिए। इस कोड को मैं करता हूँ यहाँ से Ctrl+X, यानी कट किया, और यहाँ पर शेयर्ड के फोल्डर में मैं एक पार्शियल व्यू बनाना चाहूँगा। आप पार्शियल व्यू किसी भी फोल्डर में बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप पार्शियल व्यू को शेयर्ड के फोल्डर में क्रिएट किया करें। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड व्यू। ये व्यू मैं यहाँ पर इस चेक बॉक्स को चेक करना है, अगर अनचेक है तो क्रिएट एज ए पार्शियल व्यू। यहाँ पर इसका नाम रखूंगा, लेट्स से इसका मैं नाम रखता हूँ _info। ऐड किया, ये हमारे पास पार्शियल व्यू ऐड हो गया और यहाँ पर हमने वो वाला कोड पेस्ट कर दिया। अब अगर हम इस पार्शियल व्यू को कहीं भी किसी भी पेज में यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। हम इंडेक्स के पेज में इसको लेट से यूज करना चाहें, हम इंडेक्स के अलावा भी अगर मल्टीपल पेजेस में इसको यूज करना चाहें तब भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोड ये होगा @HTML.partial, और इसमें हम पास कर देंगे उस व्यू का नाम। हमारे इस व्यू का नाम है _info। अब अगर हम इस index.cshtml के पेज को रन करें तो इसकी आउटपुट सारी जो इस व्यू में मौजूद है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी और बाकी पेज सेम एज इट इज रहेगा। ये आप यही समझे जैसे कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगरचे ये मिसाल मुकम्मल तौर पे यहाँ पर स्प्लिट नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर भी हम
तकरीबन एक कॉल ही कर रहे हैं एक पेज को, जिसकी आउटपुट यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगी। अब अगर हम कोई और पेज भी बना लें और उसमें इस इन्फो को कॉल करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से कॉल करेंगे और ऑटोमेटिकली इस वाले व्यू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। और ये व्यू बिल्कुल सेम है जिस तरह CSHTML का पेज होता है, ये CSHTML का ही पेज है। आए हम इसको रन करके वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाली आउटपुट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, यानी इस पेज की आउटपुट में ये सारा टेबल के कंटेंट्स मौजूद होंगे। प्रोजेक्ट को रन किया और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल जो हमने उस पार्शियल व्यू में इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो रेंडर हो गया और यहाँ पर हमने सेमी कॉलन एक्स्ट्रा लगा दिया है। ये सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। रिफ्रेश करते हैं पेज को और ये सेमी कॉलन ख़त्म हो गया और ये वही इंफॉर्मेशन जो कि इस पार्शियल व्यू में मौजूद थी, ये इंफॉर्मेशन नेम एज अली 23 जीशान एंड 28, सेम वही इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन के मतलब एक सिस्टम डेवलप कर रहे थे इस पूरे कोर्स के दौरान, और उसमें एक पेज था इंडेक्स का। इंडेक्स में मौजूद इंफॉर्मेशन को जो हम टेबल में एम्प्लॉय की रेंडर कर रहे थे, हमने एक पार्शियल व्यू में रख दिया है। उस पार्शियल व्यू का नाम हमने अंडरस्कोर एम्प्लॉय इन्फो रखा है और ये आप देख सकते हैं इसमें सारी वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। और हमने सिंपली इसको इंडेक्स के पेज में जहां पर हमें कॉल करना चाहिए था वहां इस पार्शियल व्यू को हमने कॉल कर लिया। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़े पेज को, इंडेक्स का काफ़ी लेंथी पेज था, ब्रेक कर लिया छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। यहाँ पर आप एक और बात नोट करें कि इसके पैरामीटर में हम पार्शियल व्यू के नाम के साथ साथ मॉडल भी पास कर रहे हैं, यानी आप इसमें मॉडल भी पास कर सकते हैं पार्शियल व्यू को, और पार्शियल व्यू में फिर आपको डेकोरेट करना पड़ेगा इस मॉडल के साथ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पास किया हुआ है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप मॉडल से यहाँ पर भेज रहे हैं अब यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको पार्शियल व्यूज़ का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड।